आज एक निबंध की चर्चा करेंगे कि निबंध को कैसे लिखा जाए फॉर बिगिनर्स। तो पहला है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां एवं समाधान। तो पहले निबंध को समझना है कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिखना है। तो 3 चीज़ें होती है निबंध में। एक तो होता है भूमिका या भूमिका जिसको बोलते हैं इंट्रो। तो ये प्रभावी होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। इसमें हम डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो निबंध से संबंधित, जैसे आंतरिक सुरक्षा है तो उसकी चर्चा कर सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, इसके अंदर क्या क्या घटक शामिल है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। कथन से स्टार्ट करते हैं। जो भी कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ने आंतरिक सुरक्षा के बारे में जो भी कुछ कहा है, कथन वगैरह, उसकी चर्चा कर सकते हैं। या तो खुद से कोई पोयम या कविता या पंक्ति छोटा मोटा बना सकते हैं जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो। साथ ही साथ इसमें कुछ कविता वगैरह की भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये कविता कथन एक ही में लिख सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार भूमिका लिखना होता है। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में बेसिकली हमें जो बॉडी है उसमें उसके कारण की चर्चा करना है, उसका डीप एनालिटिक मतलब एनालिसिस करना है, गहनता से उसका परीक्षण करना है। जैसे आंतरिक सुरक्षा क्या हो गया, तो कारण उसका क्या क्या है, उसके समाधान क्या क्या है, अभी जो इंडिया के गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए और क्या क्या करने की आवश्यकता है, ये सब हम कर सकते हैं। और उसके प्रभावों की भी चर्चा कर सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के कारण क्या क्या हो सकता है इंडिया को, और इंटरनेशनल लेवल पर इसके भी क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे आतंकवाद है, तो टेररिज्म या आतंकवाद केवल इंडिया के लिए हानिकारक नहीं है, वो पूरे वैश्विक व्यापार के लिए भी हानिकारक है। तो ये सब की भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी उसमें हम समाधान की चर्चा कर सकते हैं कुछ कुछ कोड वर्ड में। तो यही है मतलब कि निबंध लिखने का तरीका। तो आंतरिक सुरक्षा, भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां और समाधान, इसमें बेसिकली पूछा गया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार है, उसके संबंधित चैलेंजेस क्या हैं और उसका समाधान क्या किया जा सकता है। तो भूमिका हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले एवं दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत में वर्तमान में अभी भी विभिन्न आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषय हैं। यथा यथा मतलब कि जैसे जैसे नक्सलवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, क्षेत्रवाद है, अवैध घुसपैठ है, शरणार्थियाँ है, सांप्रदायिक हिंसा है, संगठित अपराध है, उग्रवाद है, साइबर हमले हैं, अलगाववाद हैं, भ्रष्टाचार है, ड्रग्स की बिक्री है, मनी लॉन्ड्रिंग है, सीमा विवाद है, और ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये सब हो गया, ये आंतरिक सुरक्षा में ये सब घटक शामिल हैं। बात करें आंतरिक सुरक्षा की, तो इसका सामान्य अर्थ किसी देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। अब आंतरिक सुरक्षा को डिफाइन कर सकते हैं इसमें। इसके घटक संप्रभुता की रक्षा होती है, आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, कानून व्यवस्था का पालन व विविधता का सम्मान कर एकता अनुपालन है। यदि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा से संपन्न नहीं होता है तो वहाँ हिंसा, वायलेंस, अन्य देशों द्वारा कब्जा, विकास अवरुद्ध होना आदि देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चाणक्य का कोट लिख सकते हैं कि महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य का कहना था कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सबसे पहला पर्पस होता है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख होता है और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को 4 अलग-अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आंतरिक, बाह्य, बाह्य रूप से सहायता प्राप्त, आंतरिक, आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त, बाहरी। कुछ जैसे कि आतंकवाद है तो उसको भारत से भी उसको फंडिंग वगैरह किया जाता है। तो ये हो गया क्या, आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त, बाहरी।
अब यहाँ से हम जो करंट अफेयर्स में जो चर्चा में रहा उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले भी आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। क्या भारत आंतरिक सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है? क्वेश्चन करना फिर उसका आंसर देना। सर्वप्रथम आंतरिक सुरक्षा जिससे बाधित होता है उसकी बात करते हैं। पहला आतंकवाद है। इसका कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भी है। जैसे कि राजनीतिक में पाकिस्तान में आतंक का ही राजनीति होता है वहाँ पर, तो ये सब हो गया। आर्थिक मतलब कि उसको फंडिंग किया जाता है, उसको सैनिक जो तंत्र में जैसे बंदूक वगैरह हो गया, हथियार वगैरह उसको सप्लाई किया जाता है, तो आर्थिक कारण भी है। और किसी देश का एक कैरियर के रूप में भी आतंकी बनना हो सकता है, जैसे कि हमारा ये पाकिस्तान हो गया। हालिया उदाहरण पहलगाम आतंकी हमला है। इससे देश की लोग, रक्षा संयंत्र और आर्थिक हानि के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा बाधित हुई। इसके फलस्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को नष्ट किया। साथ ही पाक के आतंकी छवि को विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर उसका उजागर किया और आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न देशों को एकीकृत करने का काम किया। क्योंकि आतंकवाद सीमा से परे विषय है। आतंकवाद केवल एक देश के लिए नहीं होता है। जैसे भारत में अब आतंकी सब सक्सेस हो गया तो फिर वो अदर कंट्री में ये अपना मिशन चलाएगा। तो भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कानून को सख्त बनाया, सुरक्षा एजेंसियों को मजबूती प्रदान किया, जैसे कि आईबी और रो जैसे संस्थान को। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन, नए नए मिसाइल, लड़ाकू विमान, नए नए पनडुब्बियों को शामिल किया गया। आए दिन ये करंट अफेयर्स में बना ही रहता है कि इतना लड़ाकू विमान को इसमें शामिल किया गया, ये पनडुब्बी को इसमें शामिल किया गया, तो उसका भी हम जिक्र कर सकते हैं। विभिन्न पनडुब्बियों ताकि समुद्री सीमा सुरक्षित रहे। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया गया, जैसे कि इजराइल के खुफिया एजेंसी के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये सब भारत के द्वारा किया गया प्रयास है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक अवैध घुसपैठ एवं शरणार्थी समस्या है। अवैध घुसपैठ द्वारा आतंकी और जासूसों से भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। जैसे भारत की जो गुप्त इन्फॉर्मेशन है उसको अन्य देशों में उजागर किया जाता है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो प्रभावित होती है। इसके उदाहरण है रोहिंग्या है घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। विभिन्न देशों के लोग ड्रग्स व्यापार, मानव देह व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से भारत की आंतरिक सुरक्षा बाधित करते हैं। इसके लिए सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी, सीमा की प्रॉपर फेंसिंग और तकनीकी सहायता से नियंत्रण कर रही है। साथ ही इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो नया एक्ट बना है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। द्वारा वीजा के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए 5 साल जेल और 5 लाख जुर्माने की बात की गई है। अन्य पहल के लिए एआई का प्रयोग, खुफिया एजेंसी को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और निगरानी तंत्र और मजबूत करने की जरूरत है। आए दिन अब अगला है महिलाओं के लिए। महिला का सुरक्षा नहीं होना वो भी तो आंतरिक सुरक्षा ही है। आए दिन महिलाओं के साथ विभिन्न जगहों पर यौन उत्पीड़न, जैसे कि अभी कोलकाता दुष्कर्म कांड की घटना भी महिलाओं की सुरक्षा पर प्रतिबद्धता के लिए चुनौती है। हालिया एनसीआरबी जो डेटा पब्लिश करती है, नेशनल कमीशन राइट, ये है जो एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार महिला हिंसा के मामले बढ़े हैं। एनसीआरबी के जो डेटा हैं उसके अनुसार महिला के साथ जो खासकर यौन उत्पीड़न होता है उसकी संख्या बढ़ी है। इसे रोकने के लिए दहेज जो निषिद्ध अधिनियम 1961 आया, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, पॉक्सो एक्ट 2012 आदि कानूनों का सही से पालन करना और राज्य में कानून व्यवस्था सख्ती से क्रियान्वयन करना आवश्यक है। साथ ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि पीड़ितों को सही समय पर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय में देरी होना न्याय नहीं मिलने के समान है। क्योंकि भारत में जैसे अभी न्यायाधीश की संख्या की बात करें तो वो 15 है, 1 लाख शायद पॉपुलेशन पर 15 है, और जबकि आदर्श जो स्थिति वो 50 है, तो बहुत कम है अभी, मतलब 3 गुना से भी अधिक कम है। चौथा जो आंतरिक सुरक्षा का है, नक्सलवाद और माओवाद के कारण भी आंतरिक सुरक्षा बाधित होती है। इसके लिए सरकार ने एक डेडलाइन शुरू किया है कि 31 मार्च 2026 तक जीरो माओवाद की नीति पर काम कर रही है। सीआरपीएफ, राज्य पुलिस और कमांडो द्वारा खुफिया नेतृत्व वाली समन्वित क्रियाविधि माओवादी गढ़ों को निशाना बनाती है। इससे
इसमें एआई, ड्रोन और अन्य तकनीकी सहायता की ज़रूरत है। साथ ही लोगों को अन्य स्किल देकर रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं, ताकि वो उनका मजबूरी ना बने कि वो नक्सलवाद की ओर अग्रसर हो। उनको रोजगार स्किल प्रोवाइड करना इंडिया में भी बहुत ज़रूरी है रोजगार के अवसर के लिए। वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रखंड लेवल पर भी बोल सकते हैं। अब जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करने जानता है तो वो मैनुअल वर्क भी कर सकता है। उसके अलावा उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला है, भाषा को लेकर दक्षिण और उत्तर भारत में विशेष विवाद जो मुख्यतः राजनीतिक रूप से उत्तेजित होती है, जो भारत की भारतीयता और एकता में बाधक होती है। भाषा के द्वारा क्षेत्रवाद की राजनीति किया जाता है, खासकर दक्षिण राज्यों में। हम हिंदी को अपनाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो देश को बांटने का काम करती है। भाषा बोलने का माध्यम है, सभी भाषा अपने आप में विशेष है, अतः हमें सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अलगाववाद और उग्रवाद भी आंतरिक सुरक्षा के लिए बाधक है। मणिपुर हिंसा अलगाववाद का एक उदाहरण है। इसमें कुकी और मैतेई समुदाय के बीच मतभेद था, जो बाद में उग्रवाद का रूप धारण कर लिया, जिसका अभी तक उचित समाधान या कदम नहीं उठाया गया है। साइबर अपराध की भी चर्चा कर सकते हैं। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के कारण लोगों की लगभग 19 बिलियन अरब रुपये गंवा दिए हैं साइबर अपराध के कारण। जैसे साइबर अपराध में क्या होता है, डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है मनी मतलब फ्रॉड करने के लिए। वहाँ से कॉल किया जाएगा कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका जो ये पिन है, एटीएम का पिन, वो बताइए, ये बताइए, उससे आपका फिर पैसा मतलब कि लूटा जा सकता है ऑनलाइन ढंग से। तो यही है साइबर अपराध। साथ ही एआई डीप फेक के कारण गलत सूचना प्रसारण भी एक चुनौती है, जिसके लिए अलग तकनीक टास्क फोर्स की ज़रूरत है। जो सामान्य पुलिस है उसको सोल्व नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ट्रेनिंग का अभाव है उसमें। एआई के जो केसेस हैं, साइबर केसेस हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए विशेष टास्क फोर्स की आवश्यकता है, ताकि भारतीय के डेटा विविध देशों में प्रसारित ना हो। इसके लिए स्वदेशी वेबसाइट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत भी है, ताकि विदेशों में जो इंडिया का डेटा है वो पब्लिश ना हो। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा के लिए तकनीकी एआई विकास के साथ आत्मनिर्भरता, रक्षा पर अधिक खर्च, सख्त कानून, उचित न्याय और समय भ्रष्टाचार के लिए सख्त कानून और जन जागरूकता भी जरूरी है। लास्ट में एक कथन वगैरह लिख सकते हैं, भारत तभी सुरक्षित है जब भारतीय के डेटा सुरक्षित है। क्योंकि डेटा का चर्चा बहुत दिनों से हो रहा है कि जो डेटा है हमारा वो विदेशों में पब्लिश ना हो या अन्य व्यक्तियों के पास ना हो। तो इस प्रकार हम निबंध लिख सकते हैं। इसमें और समाधान के पहलू को ऐड किया जा सकता था।